So next is a question number 7. What are the various energy transformation that occur when you are riding a bicycle? Suppose आप क्या कर रहे हो, आप एक बाइसाइकिल को राइड कर रहे हो. सो वेरियस जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन कौन सा हो सकता है वो आपको नाम बोलना है. सिंपल राइट. सो लेट्स लुक एट द आंसर फर्स्ट. द मस्कुलर एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू kinetic, which is the rotational energy of wheels of cycle, which is further converted into kinetic energy to run the bicycle. So suppose एक बाईसाइकिल को राइड करने के लिए हमें मस्कुलर फोर्स का अप्लाई करना पड़ता है. दैट इज़ नथिंग बट योर मस्कुलर एनर्जी. एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाता है इनटू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज वो मोशन पे आ गया. एंड इट इज़ फर्दर कन्वर्टेड, जैसे आप देखो लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू रन द बाईसाइकिल. So next is a question number 8. Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? So again this is a very interesting question, and also if you remember that we have already encountered a similar kind of question in our previous lecture. यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है. सो सपोज देर इज़ ए ह्यूज रॉक एंड आपने बहुत ट्राई किया उसको मूव करने के लिए, बट वो तो मूव नहीं हुआ. बट आपका जो एनर्जी है वो तो आपने फुल यूज़ किया. सो जैसे देखो आपका क्वेश्चन में ही बोला है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश ए ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट. वेयर इज़ द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग. यानी आपने जो एनर्जी स्पेंड किया उस ह्यूज रॉक को हटाने में, वो एनर्जी कहाँ गया. Let's look at the answer first. When we push the rock and fail to move it, some of our energy is absorbed by the rock in the form of potential energy, and the rest of our energy goes to environment through our muscles and the surface between the rock and our hand. So let's understand this in a very simple way. Suppose there is a rock and you are unable to move it because वो काफ़ी हैवी वेट है. इतना आप समझ गए. तो कुछ जो एनर्जी है वो एब्जॉर्व कर लेगा रॉक इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी वो स्टोर्ड एनर्जी है. एंड जो बाकी एनर्जी है वो कहाँ पे चला जाता है, एनवायरनमेंट पे. तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मस्कुलर एनर्जी बिकॉज जब तक वो मूव नहीं होगा यू कैन नॉट से कि आपने मस्कुलर एनर्जी इस पर यूज़ किया है. बट ये जो एनर्जी है इट इज़ इंस्टेड कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, एंड वो आपको बॉडी को क्या कर रहा है, हॉट बना दे रहा है. सो देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी. आई होप इट्स क्लियर. So moving on to question number 9. A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joule? So ये सब अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू कैन ईजिली आंसर दिस. तो यहाँ पे जैसे बोला देखो सर्टेन हाउस होल्ड में कितना कंज्यूम किया है, 250 यूनिट ऑफ एनर्जी. तो आपको क्या करना है उसको, हाउ मच एनर्जी इज़ दिस इन जूल. तो अगर आप लोग 1 यूनिट का निकालोगे, 1 यूनिट का कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. तो सिंस यहाँ पे आपको 250 यूनिट का निकालना है, आप सिंपली क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे. 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 250. सिंपल कैलकुलेशन है, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा एज यू कैन सी. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9 इंटू 10⁸ जूल, दिस विल बी द फाइनल आंसर. Hence, the energy consumed is 9 into 10 to the power 8 joule. So next is the question number 10. An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. सो सबसे पहला क्या करना है, जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन है आपको सिंपली उसको नोट डाउन करना है. लाइक आपको क्या क्या गिवन है, देखो मास गिवन है, हाइट गिवन है, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, द पोटेंशियल एनर्जी. सो इसका फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, वेयर मास इज़ 40 kg एज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. दैन जी क्या होगा आपका
9.8 meter per second square and height is already given which is 5 meter. And now you have to क्या करना है आपको सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना जो भी वैल्यूज़ है. सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1960 जूल. So first part is done. Now let's look at the second part. What they've asked. If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. Very important. यहाँ पे कोई क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझना है. आपको क्या करना है जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है व्हेन इट इज़ हाफ वे डन यानी हाफ में आपको फाइंड आउट करना है. So what you will write? According to the law of conservation of energy, the total mechanical energy, that is kinetic energy plus potential energy of an object remains constant. ये हमने previous video में भी देखा था. Therefore, when the object is halfway down, its potential energy become half the original energy and remaining half is converted into kinetic energy. Very very important line. सो सपोज़ वो ऑब्जेक्ट वो नीचे गिर रहा है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज हो रहा है बट यहाँ पे क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है. तो ये क्या हुआ ये तो कांस्टेंट रहता है हमेशा जैसे हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हैंस यहाँ पे सिंपली क्या होगा 1960 का हाफ हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर विल बी 980 जूल. आपने सिंपली क्या कर लिया उसको डिवाइड कर लिया 2 से क्योंकि वो हाफ वे है. आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा. ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11. What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. सो यहाँ पे जैसे आपको एक बहुत ही अच्छा इमेज दिख रहा होगा ये क्या है आपका अर्थ है. अर्थ के आसपास कौन मूव कर रहा है सैटेलाइट मूव कर रहा है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पर लग रहा है ये हम सबको पता है बट हमें देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोलना है. क्वेश्चन में आपको बोला है कि कितना वर्क डन हो रहा है वो आपको बताना है. ओके सो लेट्स लुक एट द आंसर फर्स्ट. व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ the displacement in short interval is along the tangential direction and the force which is gravitational force is towards the center of the earth. Since the force and displacement are perpendicular to each other, the work done by gravitational force is zero. तो देखो जब भी ये सैटेलाइट मूव कर रहा है राउंड द अर्थ देन जो ईच पॉइंट जो आता है अगर आप यहाँ पे सर्कल देख रहे होगे देन एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ जो डायरेक्शन है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट वो क्या है वो हमेशा कैसे है इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा वो हमेशा कैसा होता है परपेंडिकुलर होता है. हैंस जो वर्क डन होगा सैटेलाइट पे बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो कैसा होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? थिंक डिस्कस द क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर. सो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है. सपोज देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट वो क्या हो रहा है आपको क्या बोलना है कि अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा यानी फोर्स उस पर एब्सेंट है तो क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल है. या आपको क्या करना है आपके फैमिली या फिर आपके टीचर्स फ्रेंड्स उनके साथ ये क्वेश्चन को डिस्कस करना है. सो ये एक्चुअल में पॉसिबल है. येस इट इज़ ट्रू देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स. कैसे देखो हमें पता है जो फोर्स क्या है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे फोर्स अगर ज़ीरो है देन एम में क्या होगा वो भी ज़ीरो होगा यानी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा. बट वी नो दैट मास इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. कभी भी मास ज़ीरो नहीं हो सकता ये आपको याद रखना है. सो इन दैट केस इफ एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो देन व्हाट वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज़ आइदर एट रेस्ट or in a state of uniform motion in a straight line. In case the object is moving in a straight line, there must be displacement. So in the absence of force, there may be displacement in the object. So when a body is moving with uniform velocity, then we can conclude their acceleration be as zero. देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है मूवमेंट तो हो रहा है
बट यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को ज़ीरो बोला है, बट वो कार तो मूवमेंट पे है, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है. So yes, there can be displacement in the absence of force when body is moving with uniform velocity.